जय श्री राम दोस्तों। तो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट सेकंड, जिसमें कि हमने कवर कर लिया था थोड़ा बहुत कोर्स हाँ हम कवर कर चुके हैं। अब हम यहाँ आ गए हैं, मतलब हमने CSF कर लिया था, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो अब इसके बाद आता है हमारा हार्ट डैमेज एंड वेंट्रिकुलर ओवरहोल्ड, डिक्रीज वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन। तो ये इसकी फिजियोलॉजी है, ये जितनी भी यहाँ लिखी है नहीं, ये इसकी फिजियोलॉजी है सारी ये। तो जो हमारे एग्ज़ाम में जो आता है जब, तो उसमें फिजियोलॉजी आती है भाई। क्वेश्चन आएगा कि भाई हार्ट डैमेज की या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या मतलब कुछ भी है, एनीथिंग रिलेटेड टू पैथोफिजियोलॉजी, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूछता है। अब एनाटॉमी बता दोगे सिंपल सिंपल सी, फिजियोलॉजी कैसे बताओगे? फिजियोलॉजी को एक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात तो है टेबल की उसमें डिस्क्राइब करें, क्योंकि टेबल की उसमें फ़ायदा भी रहता है, वैसे भी सही है। अब जैसे कि ये है हार्ट डैमेज वेंट्रिकुलर ओवरहोल्ड की डिक्रीज वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन में मायोकार्डियल हाइड्रोट्रोपी का डायलेशन होता है, वेंट्रिकुलर डायलेशन ऑफ मायोकार्डियल हाइड्रोट्रोपी का। फिर डिक्रीज होता है कार्डिक आउटपुट, फिर होता है डिक्रीज रीनल फ्यूजन, और इंक्रीज होता है उसके बाद सोडियम रिटेंशन इंक्रीज होता है। सोडियम रिटेंशन के बाद ये देखिए एरो हो रहा है ऐसे, इधर इंक्रीज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, फिर ADH इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो भी इंक्रीज होता है, और फ्लूइड ओवरलोड होता है एडिमा का। तो ये थी इसकी फिजियोलॉजी। और सिम्टम इसके आते हैं यहाँ। द सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर में इंक्लूड, कैसे कैसे होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। सिम्टम है इसके कि भाई किस किस वजह से हमें हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है। एक्सेसिव फटीक, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से। रेजिस्टेंस कफिंग, ज़्यादा खांसने मतलब बोलते कुत्ता है जो ज़्यादा खांसने से, मतलब भाई इतना खांस रहे हो कि हाँ वो तुम्हारा हार्ट तक पे बात आने लगे। बहुत से को देखा ना, मतलब कि भाई इतनी खांसी इतनी देर तक चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, तो उसमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि हार्ट फेलियर तक के चांस आ जाते हैं। और इरेगुलर पल्स, पल्स इरेगुलर, आपने देखा होगा डॉक्टर पल्स नापते हैं और BP नापते हैं, ये सब BP से और पल्स से, इनसे हार्ट फेलियर का ही है, वही है ब्लड प्रेशर के इंक्रीज डिक्रीज। इरेगुलर अगर पल्स है, अगर पल्स सही नहीं चल रही है तो हार्ट फेलियर हो सकता है। सडन वेट गेन, भाई एकदम से वजन का वो करना, गेन करना, वो भी हार्ट फेलियर का चांस हो सकता है उसमें भी। लेग एंड एंकल स्वेलिंग, अगर मतलब कि भाई सूजा हुआ है, मतलब कि लेग और एंकल घुटना, अगर ये सूज रहे हैं तो वो भी इसका कारण हो सकता है। समटाइम चेस्ट पेन, चेस्ट पेन ये सबसे बड़ा कारण है हार्ट फेलियर का। ज़्यादातर जिस वो हम बोलते हैं ना हार्ट अटैक आ गया भाई किसी को, वो यही रीज़न होता है कि चेस्ट में पेन होता है। और उसके बाद ही हार्ट फेलियर की डिसीज़ आती है। भाई हार्ट फेल हो रहा है तो उसकी स्टेज चलती है कि हाँ भाई फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक कोई नहीं बचता ज़्यादातर, जो मतलब नॉर्मली जो चलता है थर्ड स्टेज तक चलता है हार्ट अटैक। एब्डोमेन में पेन होना, वीकनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, वीकनेस की वजह से, और पेल स्किन, स्किन की पेल की वजह से, और स्वेटिंग की, ज़्यादा पसीना आने की वजह से, नोजिया की वजह से, या लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया मतलब नाक से खून आने से, इन वजह से हार्ट फेलियर होता है। फिर आता है इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन को MI कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन AMI, MI और AMI कॉमनली नोन एज हार्ट अटैक इज इंटरप्ट ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, द पार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट के पार्ट की को जो ब्लड सप्लाई होता है, उस पर अटैक होना, या फिर मतलब नॉर्मली यही है कि हार्ट अटैक होना, कोजिंग समटाइम हार्ट सेल टू डाई। समटाइम मतलब कुछ समय ऐसा भी आता है कि मतलब हार्ट की जो सेल है बिल्कुल ही जब खत्म हो जाती है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की भी वजह हो सकती है। और ये इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन नहीं इन्फेक्शन, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर आता है कोज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड, ये देखिए यहाँ लिखा है, लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द हार्ट मसल। हार्ट की जो मसल्स होती हैं अगर उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है, या फिर बहुत से मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे भाई किसी इंसान को गोली लगी, हार्ट के आसपास लगी या हार्ट में लगी, तो जो ब्लड सप्लाई है, या हार्ट के आसपास भी लगी तो जो ब्लड सप्लाई है वो टूट जाएगी, ब्लड बाहर को फ्लो होगा, हार्ट की मसल तक ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो ये भी हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। इससे भी दिल का दौरा वगैरह पड़ सकता है। या ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से हो सकता है। डिपोजिशन ऑफ फैट, फैट अगर कोरोनरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है। वैजो स्पैम की वजह से हो सकता है, और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से, हाइपोक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से भी हो सकता है। और टाइप ऑफ MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। ऑन द बेसिस ऑफ थिकनेस, थिकनेस के उस पर 2 टाइप के हैं, ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन और नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन। अब ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन क्या होता है? ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन refers to the myocardial infection that involves the full thickness of myocardium, मायोकार्डियम की फुल थिकनेस को कहते हैं हम ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज सिंथेसाइज्ड कैरेक्टराइज्ड बाय इस्कीमिया नेक्रोसिस।
जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है वो अगर कैरेक्टराइज देखे जाए कैरेक्टराइज तो इस्कीमिया नेक्रोसिस भी उसे मतलब कह सकते हैं, उसकी वजह से होता है। ऑफ द फुल थिकनेस ऑफ अफेक्टेड मसल सिगमेंट को अफेक्ट करता है फुल थिकनेस की वजह से फ्रॉम एंडोकार्डियम थ्रू द मायोकार्डियल ऑफ इपिकार्डियम टू द इपिकार्डियम। फिर आता है हमारा नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन। अ नॉन ट्रांसम्यूरल कार्डियल इन्फेक्शन रेफर्स टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फुल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम की फुल थिकनेस को। फिर इसकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? सर्व आर्टेरियल ओक्यूलेशन, इससे होता है सर्व वैजोस्पैम और एरोथीमा। इनसे क्या होता है भाई? रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है और डिफिशिएंट पंपिंग बहुत कम हो जाती है या बहुत धीमे बोलो, उससे होता है CHF और शोक और डेथ। भाई CHF क्या है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। जब डिफिशिएंट पंपिंग हो जाएगी, जब हार्ट मंदा मतलब पंप करेगा, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है या नॉर्मल रेंज है उससे कम हो जाएगा, तो क्या होगा? कंजस्टिव हार्ट फेलियर जैसी डिजीज और या शोक भी लग सकता है, शोक की वजह से डेथ हो जाती है। फिर आता है एक्यूट मायोकार्डियल। ये देखो, एक्सटेंड ऑफ सेल नेक्रोसिस इज डिटरमाइंड बाय द एरिया पर परफ्यूजन बाय द ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी, एक्सटेंड ऑफ ब्लॉकेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ब्लॉकेज। ये देखिए इसमें दे रखा है ड्यूरेशन उसका कि भाई 0 आवर में इतनी, और इसका जो वो होता है, इसका वो होता है मतलब ब्लड के उससे होता है। अब यहाँ पे लिख रखा है जोन ऑफ परफ्यूजन, जोन ऑफ नेक्रोसिस। तो इसमें टाइमिंग लगती है 0 आवर, मतलब यहाँ से शुरुआत होती है, और फिर 2 आवर और फिर 24 आवर। फिर उसके बाद आता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन caused by the serve arterial occlusion, vasospasm and platelet aggression may be contribute in the coronary artery occlusion। तो यहाँ आता है सर्व आर्टेरियल ओक्यूलेशन क्या होता है, उसके बाद आता है वैजोस्पैम, उसके बाद आता है एरोथीमा। तो पहले पढ़ लेते हैं सर्व आर्टेरियल ओक्यूलेशन क्या होता है। कैरेक्टराइज बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू द कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड का फ्लो कम हो जाना बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन और नैरो द ल्यूमन की वजह से। पार्शियल ओक्यूलेशन और ब्लॉकेज अगर बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल बिल्ड अप ऑफ प्लैग हमारे जो मतलब कि ये आर्टरी होती है, आर्टरी में प्लैग फॉर्मेशन की वजह से, मतलब भाई प्लैग बन जाता है कोई, तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा तेज हो जाता है, तो उस वजह से भी वो होता है भाई, हमें हार्ट फेलियर का चांस रहता है बहुत ज़्यादा, या ब्लड का क्लोट बनने की वजह से। वैजोस्पैम क्या होता है? वैजोस्पैम रेफर टू नैरो ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय टाइटनिंग और स्पैम ऑफ द मसल विद द आर्टरियल। टाइटनिंग और स्पैस ऑफ मसल्स विद द आर्टरियल वॉल के साथ अगर टाइट हो जाते हैं, दे दिस नैरो कैन रिड्यूस ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देती हैं, इस वजह से भी होता है। और अब आता है एरोथीमा। एरोथीमा क्या? एन एरोथीमा इज एक्यूमुलेशन ऑफ डिजेनरेटिव मटेरियल इन द इनर लेयर ऑफ आर्टरी वॉल के अंदर एक्यूमुलेशन होता है डिजेनरेटेड मटेरियल का। द मटेरियल कंसिस्ट ऑफ मोस्टली मैक्रोफेज सेल और डेरविस कंटेनिंग लिपिड, ये लिपिड कंटेन करता है, कैल्शियम करता है, एंड वेरियन अमाउंट ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू को भी कंटेन करता है। फिर आते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या है भाई? फटीक, थकान हो जाती है, एंजाइना हो जाती है, एंजाइटी स्वेटिंग ज़्यादा पसीना आने की वजह से, हीट बर्न की वजह से, ये इसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कम सांस की वजह से, सेवरल पेन इन चेस्ट में पेन होना, नेक में पेन होना, बैक शोल्डर आर्म वगैरह पूरी फुल बॉडी में पेन होना, नोजिया की वजह से, नाक में ज़्यादा खून आने की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, कोल्ड स्वेट की वजह से। फिर आता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस इट इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड एंजाइना अखो मीन्स विच मीन्स पेन एंड स्ट्रेचिंग, पेक्टोरिस विच मीन्स चेस्ट पेन एक तरह से बोला जाए। इट इज़ द पेन सिंड्रोम अकर इन द ड्यू टू एडवर्स इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड इस्कीमिया हार्ट डिजीज। ये एंजाइना पेक्टोरिस वो होती है, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है। ये देखिए जैसे यहाँ इसके द्वारा बताया गया, इस्कीमिया हार्ट डिजीज जब होती है किसी को तो चेस्ट में पेन होता है। चेस्ट में पेन होने की वजह से मतलब भाई बहुत सारों का ऐसा होता है कि लेफ्ट जो शोल्डर है वो डैमेज हो जाता है, या जैसे बोलते हैं ना कि भाई फालिस पड़ गया, फालिस, तो एक टाइप से पैरालाइज हो जाता है। लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर ये वे हो जाते हैं एक टाइप से, मतलब पैरालाइज की स्टेज में आ जाते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होगी तो ये देखिए यहाँ दिखा रखा है ना डायग्राम, तो ऑक्सीजन की डिमांड खुद ही बढ़ेगी। जैसे यहाँ कोरोनरी ब्लड फ्लो में क्या होगा? एंजाइना होगा, चेस्ट पेन होगा और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। फिर टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस कितने टाइप के हैं? एंजाइना पेक्टोरिस 3 टाइप के, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना। अब इनमें क्या है? स्टेबल एंजाइना क्या है? जनरली अकर विद द फिजिकल एक्सटेंशन बट बी इंप्रूव आफ्टर रेस्ट। रेस्ट के बाद स्टेबल एंजाइना क्या है? रेस्ट के बाद इंप्रूव हो जाती है। अनस्टेबल एंजाइना जनरली अकर इन रेस्ट में ही होती है, ये डेंजरस कंडीशन होती है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की इसमें जरूरत होती है, हार्ट अटैक के उसमें। वेरिएंट एंजाइना क्या है? इट इज़ रेयर फ्रॉम दैट कोज्ड बाय स्पैम कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। तो ये होती हैं, तो पैथोफिजियोलॉजी आती है फिर एंजाइना पेक्टोरिस की। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि एंजाइना पेक्टोरिस अगर ड्यू टू इस्केमिया हार्ट डिसीज, इसमें इम्बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड के इम्बैलेंस की वजह से
एंजाइना पेक्टोरिस होती है। ब्लड सप्लाई ऑफ मायोकार्डियम में कोज डिक्रीज फॉर, इसके 4 मैकेनिज्म होते हैं। 4 मैकेनिज्म क्या क्या हैं इसके? आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी वैजोस्पैम, एम्बोलिज्म एंड कॉन्जेंटियल कोरोनरी एबनॉर्मेलिटी बाय बर्थ। अब आता है आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस क्या है भाई, हमने यहाँ पढ़ा, ये एक मैकेनिज्म है आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ देखिए ये रहा, कोरोनरी आर्टरी सप्लाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल को सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज डेवलप एज द कोलेस्ट्रॉल इन द डिपॉजिट ऑफ आर्टरी वॉल। आर्टरी वॉल में कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी में डिसीज डेवलप हो जाती है, मतलब कि डिसीज बीमारी पैदा हो जाती है, और उसी की वजह से आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस होता है। वही चीज़ है मतलब आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस। तो गाइस अब आते हैं कोरोनरी वैजोस्पैम क्या होता है। कोरोनरी वैजोस्पैम ये होता है द वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी सराउंडेड बाय द मसल, मसल के द्वारा घिरी हुई, और इसमें भी ये रैपिड कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज मसल फाइबर कोज अ सडन नैरोइंग और ऑफ दीज आर्टरीज। अ स्पैम ऑफ कोरोनरी आर्टरी रिड्यूस द ब्लड टू द हार्ट मसल एंड कोज एंजाइना। हार्ट मसल तक ब्लड को मतलब कम हो कर देंगी। जब हार्ट की मसल को ब्लड ही नहीं मिल पाएगा तो एंजाइना तो खुद ब खुद कोज होगा, बीमारी तो खुद ब खुद बनेगी। अगर हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा तो हार्ट अटैक के चांस तो बढ़ेंगे ही ना। और ऐसी फ्लोटिंग क्लोट भी है एम्ब्यूलिज्म। एम्ब्यूलिज्म क्या है कि जब ब्लॉकेज हो जाएगी हमारी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाएगी, तो सच ब्लॉकेज अ वेसिकुलर ओक्लूजन में कोज एंजाइना। एंजाइना हो जाएगी जब भाई उसमें आर्टरी में ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा तो हमारे हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और अगर हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचा तो वो पंपिंग भी सही से नहीं करेगा, एबनॉर्मल करेगा भाई, यहाँ करती नहीं, हमारी लपडप साउंड जो होती है हार्ट की वो बिगड़ जाएगी, और अगर वो बिगड़ गई तो फिर जो है हार्ट अटैक आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी आती है कॉन्जीनिटल एंड कोरोनरी एबनॉर्मेलिटी। ये क्या? इट इज़ अ डिजीज और फिजिकल एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट बाय बर्थ, जो माँ के पेट से होती है। इट ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस, जो माँ के पेट से मिलती है, बर्थ की वजह से होती है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, बर्थ की वजह से हुआ किसी का कोई बीमारी है बर्थ की वजह से, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसके आते हैं सिम्टम। सिम्टम क्या होता है? चेस्ट पेन होता है भाई, छाती में दर्द होगा तो पता चलेगी। ब्रीथलेसनेस कि हाँ सांस लेने में दिक्कत होगी तो, और अगर नेक, जे, टीथ, बैक और एपिगैस्ट्रिक रीजन इनमें अगर मतलब पेन वगैरह होगा तो पता चल जाएगी। फटीक, थकान, ज़्यादा थकान की वजह से, रिड्यूस कार्डिक आउटपुट की वजह से, इंजीन ना, और इनडाइजेशन की वजह से, हीट बर्न की वजह से, स्वेटिंग, नोजिया की वजह से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से। फिर आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी करवाना पड़ेगा, रेस्टिंग ईसीजी, एक्सरसाइज का ईसीजी करवाना पड़ेगा, कोरिनरी एग्नोग्राफी करवानी पड़ेगी, और रेडियो न्यूक्लाइड इमेजिंग करवानी पड़ेगी। तो ये सब आते हैं हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। ये मतलब डिजीज़ ऐसे होती है, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस जो डिजीज़ है वो हमारी ऐसे होती है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।